हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में मैं बातचीत करूंगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया इतिहास है। इससे पहले हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य इतिहास लेखन संबंधी कथनों पर विचार किया था, जो आप सभी को पसंद आ रहा होगा। आज इस लेक्चर में हम बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास में भूमिका से लेकर आदिकाल तक की जो उनके प्रमुख कथन हैं, जो मौलिक कथन हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आप जब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखते समय अपने पूर्ववर्ती आलोचकों के विचारों, कथनों और स्थापनाओं को भी जगह दी है। इसके बीच बीच में वो अपनी कुछ मौलिक स्थापनाएं, विचार अभिव्यक्त करते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विगत अभी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ज़्यादातर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से ही प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इस पुस्तक की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। और हमने भी कोशिश किया संकलन तैयार करने की, तो भूमिका से लेकर आदिकाल ही सबसे पहले पर चर्चा करेंगे हम। कारण इसका ये है कि आदिकाल हिंदी साहित्य का एक ऐसा कालखंड है जो कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उलझाऊपन भी होता है। इसका कारण है कि एक तो भाषा के दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट की रचनाएं शामिल होती हैं। दूसरी साहित्य के दृष्टिकोण से, जिसमें कि अलग अलग तरीके के ग्रंथ हैं। कोई रासो ग्रंथ है, तो कोई जैन है, तो कोई सिद्ध है, तो कोई नाथ है, ठीक है। और कुछ गद्य भी लिखे गए हैं, तो इनका अध्ययन करना पड़ता है। तो प्रतियोगी छात्र क्या करता है कि एग्ज़ाम के पहले तक आदिकाल कालखंड को पूरा याद करने की कोशिश करता है। तो हमने भी कोशिश किया कि बच्चन सिंह के जो मौलिक कथन हैं, जो भी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में उन्होंने अपनी स्थापनाएं दी हैं, उनको हम एक क्रमशः कई भाग में देखने की कोशिश करेंगे। तो उसी क्रम में हम आज भूमिका से लेकर आदिकाल तक के जो महत्वपूर्ण कथन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, उस पर बातचीत करेंगे। तो वो भूमिका में लिखते हैं। भूमिका में ही जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बच्चन सिंह ने लिखा है कि आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। देख रहे हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण एक कोटेशन कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, एक तरीके से इतिहास लेखन में मील का पत्थर उसे माना जाता है। तो उसे न तो लेकर और न ही छोड़कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा सकता है, बल्कि उससे टकराते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना पड़ेगा, ऐसा कहना है बच्चन सिंह का। बाकी आप कोटेशंस को ध्यान में रखें। दूसरा कोटेशन है कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। उनसे बहुत कुछ सीखने के साथ ही उनके ऐतिहासिक पैटर्न को तोड़ना होगा। जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों न लागू हो। नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है। नया इतिहास लिखने के लिए यह खतरा उठाना ही होगा। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि इतिहास लेखन को और नए इतिहास लेखन को खतरे के रूप में बच्चन सिंह ने देखा है, ठीक है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कोटेशन महत्वपूर्ण है। आगे वो लिखते हैं, अगला जो कोटेशन है कि यह ध्यातव्य है कि शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में लिखा गया। अब देश स्वतंत्र है, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र की अपनी समस्याएं हैं, सांस्कृतिक सामाजिक संघर्ष हैं। इन्हें देखने समझने का बदला हुआ नज़रिया है। इस नए संदर्भ में यदि पृष्ठपोषण नहीं करना है तो नया इतिहास ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी कोटेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। बाकी ये कोटेशन उस तरफ भी संकेत कर रहा है कि जैसे आज़ादी के बाद जब खुद का शासन हुआ, यहाँ के लोगों द्वारा शासन किया जाना शुरू हो गया, तो अब देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में नई कविता, नई कहानी आदि का विकास होना शुरू हो गया था। तो बच्चन सिंह यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा वो औपनिवेशिक भारत का इतिहास था, लेकिन अब इसको नए सिरे से लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे उनका कोटेशन है कि काल विभाजन की अनधानता शुक्ल जी से फुटकर खाता खुलवाती है। वास्तविकता तो यह है कि एक ही कालावधि में अनेक प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ होती हैं। उनसे या तो सह अस्तित्व होता है या टकराहट होती है।
बच्चन सिंह का जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे आप, तो उसमें उन्होंने कुछ कवियों को फुटकल खाते के अंतर्गत रखा है, उसी की तरफ बच्चन सिंह संकेत कर रहे हैं, जिसमें कि अमीर खुसरो, विद्यापति जैसे कवि का भी नाम शामिल है। तो इनका कहना है कि जब एक ही कालखंड है और उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ अलग अलग भी हैं, तो भी तो उनमें कुछ समानता होती है, टकराहट होती है, तो क्यों फुटकल खाता खोलने की ज़रूरत पड़ी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ऐसा कथन बच्चन सिंह ने कहा है। एक तरीके से ये अपने पूर्ववर्ती आलोचकों को शामिल तो करते हैं, कई बार उनकी उसमें आलोचना या फिर जो कमियां हैं उसके तरफ भी संकेत करते हैं। तो इस लेक्चर को पूरी कहानी की तरह आप सुनिए, क्योंकि हर लेक्चर का प्रयास रहता है कि वो आपके दिमाग में स्टोरी की तरह बैठे। जैसे प्याज की परत होती है, उसको परत दर परत आप जब खोलेंगे तो वो अंदर तक खुलती जाएगी और साफ़ सुथरी दिखाई देगी। ठीक है, तो इस वीडियोज में मेरी कोशिश यही रहती है। आगे जो कोटेशन है कि आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। देख रहे हैं कोटेशन, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ये किसका कथन है कि आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने की का आभास होता है। आगे उनका कोटेशन है, भक्तिकाल भक्तिकाल है, भक्तिकाल है, मध्यकाल नहीं है। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। ठीक है, यानी कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, लेकिन यहाँ पर बच्चन सिंह का कहना है कि जो भक्तिकाल है वो भक्तिकाल ही है, उसको मध्यकाल कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मध्यकाल जो है सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। रीतिकाल के संदर्भ में उनका कोटेशन है कि रीतिकाल वस्तु, शैली, छंद, रूप, विधान भक्तिकाल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है। इसे उत्तर मध्यकाल कहना गणतीय भ्रमोत्पादन है। देख रहे हैं, गणतीय भ्रमोत्पादन है। तो इस हिसाब से आप ध्यान रखिए कि इस तरीके की बात कौन किया है, तो बच्चन सिंह ने। आगे वो लिखते हैं, इसी काल में, मतलब जो ये रीतिकाल है, में हिंदी शैली की उर्दू कविताएं लिखी जा रही थीं, जिनकी भाषा खड़ी बोली और आत्मा सेकुलर है। जब भी आप हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कुछ उर्दू कवियों के बारे में एक चैप्टर लिखा है, जो कि अभी तक जितने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उतना विस्तृत किसी भी इतिहास में नहीं है, अगर उर्दू कवियों को ध्यान में रखें तो इनका कहना है कि जब भी ये इन्होंने खतरा मोल लिया, जैसा कि ऊपर इन्होंने लिखा है कि नया इतिहास लेना खतरे से खाली नहीं है, तो इन्होंने हिंदी शैली की उर्दू कविताएं को शामिल किया और लिखा है कि उनकी जो आत्मा क्या है वो सेकुलर है। तो इस तरीके से इसको कहानी के रूप में याद करते जाइए आप कि बच्चन सिंह ने इस तरीके का कथन बोला है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, इंपॉर्टेंट कथन है। हो सकता है कि पूछा जाए कि किसका कथन है। अगला कोटेशन है, भक्तिकाल को शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा और द्विवेदी जी ने दूसरे ढंग से। हो सकता है कि इतना ही दूर तक ये कोटेशन पूछ लिया जाए कि किसका कथन है ये, कि भक्तिकाल को शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा और द्विवेदी जी ने दूसरे ढंग से। इसी में आगे लिखते हैं, ढंग से आज के परिवेश में जो अंतर्राष्ट्रीय हलचलों से जुड़ गया है, नए सिरे से पढ़ने की ज़रूरत है। अगला उनका कोटेशन है कि साहित्य इतिहास लेखन एक प्रवहमान और गत्यात्मक प्रक्रिया है। कोई महत्वपूर्ण नई पुस्तक छपी कि इतिहास लेखन के पुराने ढांचे से छेड़छाड़ शुरू करना पड़ता है। संबद्ध लेखक का पुनर्विवेचन अपेक्षित हो जाता है। ये सब कोटेशन है बच्चन सिंह का। आगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट कोटेशन इनका आ रहा है कि जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपनी आँखों का इलाज कराना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से। हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में इस तरह के कोटेशन पूछा जाना शुरू हो जाए। वैसे भी अगर व्यवहारिक रूप में आप देखेंगे तो कई ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या फिर विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से आगे कहीं बात ही नहीं होती है। ठीक है, तो उसी की तरफ इनका ये संकेत है। आगे वो लिखते हैं कि नए इतिहास से अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद को चोट पहुँचती है। जाने अनजाने वर्ग वर्ण चेतना को धक्का लगता है। नया या दूसरा इतिहास इसी कोख से पैदा होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई नई बात की जाती है, नई चीज़ की जाती है, तो जितने भी पारंपरिक चीज़ें हैं या फिर जो
परंपरा से चली आ रही है यथास्थितिवाद है उसको थोड़ा सा झटका लगता है। तो इनका कहना है कि नया या दूसरा इतिहास इसी कोख से पैदा होता है। आगे बच्चन सिंह ने जब भूमिका में ये सारी बातें लिखी हैं, अब उन्होंने आदिकाल पर विचार करते हुए इसको कई खंडों में, कई शीर्षकों में बांट कर अध्ययन किया है, जिसमें पहला है अपभ्रंश काव्य। उसमें लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है, ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्ला साहित्य बंगाली जाति, मराठी साहित्य मराठी जाति, गुजराती साहित्य गुजराती जाति के विकास का इतिहास है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कथन भी इम्पॉर्टेंट है कि किसका है। आगे वो लिखते हैं कीर्तिलता के अवहट्ट का व्याकरणिक ढांचा अपभ्रंश का है। ठीक है, तो कीर्तिलता जो कि अवहट्ट भाषा में लिखी गई है, ये विद्यापति की रचना है, तो उसकी व्याकरणिक ढांचे के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अपभ्रंश से मिलता जुलता है। आगे एक उनका इम्पोर्टेंट कोटेशन है कि साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती रहती है, दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। ये इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला कोटेशन है अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। ये हो सकता है कि ये एक वाक्य है और परीक्षा में पूछ लिया जाए कि किसका कथन है कि अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। ठीक है, अगला कोटेशन है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथनों से मिलता जुलता है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो लेक्चर देखे होंगे शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित, तो तुरंत मेरी बात को समझ रहे होंगे। बच्चन सिंह का भी कुछ विचार मिलता जुलता है कि दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंश का। अपभ्रंश में वीर, श्रृंगार, नीति और धर्मपरक दोहे मिलते हैं। हिंदी में दोहों का प्रयोग उन्हीं विषयों के लिए हुआ है। सोरठा भी दोहा बंध के अंतर्गत ही माना जाता रहा है। तो ये कोटेशन है बच्चन सिंह का। आगे लिखते हैं कि दूसरा छंद बंध है पद्धड़िया या अलिल। ये छंद चौपाई से मिलते जुलते हैं। इनके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आप देख रहे हैं पद्धड़िया और अलिल। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस काल के रचनाकार ज़्यादा प्रयोग करते थे इन दोनों का, तो आपका आंसर होगा आदिकाल। ठीक है, और चौपाई, चौपाई का जैसे ही नाम आता है तो तुलसीदास का नाम सामने आ जाता है। ये सिमिलर हैं चौपाई से ये दोनों। इसमें क्या होती है, इसमें भी 16 मात्राएं होती हैं। आगे उन्होंने लिखा है चतुर्भुज ने पद्धड़िया और जिंददत्त सूरी ने अलिल का प्रयोग किया। ये ऑब्जेक्टिव तैयारी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि पद्धड़िया का प्रयोग सर्वाधिक किसने किया और अलिल का प्रयोग किसने किया। पद्धड़िया में 8-8 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है। ये लक्षण है पद्धड़िया का कि 8-8 पंक्तियों पर इसको धत्ता यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे चौपाई में 4 पंक्तियाँ होती हैं, वैसे पद्धड़िया में 8-8 पंक्तियाँ होती हैं। आगे कोटेशन है इनका कि हिंदी के दोहा चौपाई वाले प्रबंधों में दोहा द्वारा धत्ता दिया जाने लगा। यूँ दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता सरहपाद मालूम पड़ते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इतना दूर का कोटेशन पूछ लिया जाए कि किसका है, किसने प्रथम प्रयोक्ता पद्धड़ी दोहा। कोटेशन है कि सूफियों की मसनवियों और गोस्वामी तुलसीदास के मानस में यही काव्य रूप ग्रहित हुआ है। पदबंधों का पूर्व रूप बौद्ध सिद्धों के चर्या पदों में मिलता है। ठीक है, तो जो भी दोहा चौपाई पद्धति है वो तुलसीदास और सूफी कवियों ने परंपरा से ग्रहण किया हुआ है, उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। एक कोटेशन आप देखिए यहाँ पर, कबीर में जो उलट बासियाँ हैं और सुर में दृष्टिकूट दिखाई पड़ते हैं, वे चर्या पदों में पहले से ही विद्यमान थे। एक कोटेशन है बच्चन सिंह का। एक तरीके से चर्या पद यानी कि जो बौद्ध सिद्ध कवि थे उनके यहाँ से ही कबीर ने उलट बासियाँ और सूरदास ने दृष्टिकूट पद को ग्रहण किया है। अगला कोटेशन है आरंभ में रास एक गेय छंद था जो संभवतः जनता के बीच गाया जाता था। पूछा जा सकता है कि किसका कोटेशन है ये, तो बच्चन सिंह। अगला है कि संदेश रासक का 1/3 अंश इसी छंद में लिखा गया है, मतलब रास छंद में। बाद में रासु काव्य की परंपरा ही चल पड़ी, किंतु रास की गेयता लुप्त हो गई। छप्पय, कुंडलिया, रोहा, रोला, उलाला, फागु, चरचरी आदि लोकप्रिय छंद थे। इनमें से कुछ हिंदी में स्वीकृत और कुछ अस्वीकृत हो गए। ये कोटेशन बच्चन सिंह का है। आगे लिखते हैं
हिंदी ने इस विरासत को इसलिए ग्रहण किया कि ये काव्य रूप उसकी प्रकृति के अनुकूल थे। जैन अपभ्रंश काव्य राजस्थान, गुजरात आश्चर्य यह है कि अपभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी को प्राप्त हुई, उस मात्रा में न गुजराती को मिली, न बांग्ला को, न अपभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत। अतः भाषा की पहचान, विषय वस्तु और काव्य रूप तीनों दृष्टियों से अपभ्रंश, समग्र अपभ्रंश काव्य का अध्ययन अपेक्षित है। एक तरीके से इन्होंने अपभ्रंश काव्य का अध्ययन कैसे करें उसकी विशेषताओं की तरफ संकेत किया है। ठीक है, अगला कोटेशन है कि अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सिद्ध काव्य, जैन काव्य और बौद्ध जैनेतर साहित्य अपभ्रंश। विद्यापति के बारे में इनका कोटेशन है कि विद्यापति एक ओर अवहट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा बोला गया है ये, कि विद्यापति एक ओर अवहट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। जब आप विद्यापति को पढ़ेंगे तो वो 3 भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे, संस्कृत भी है इनके अलावा। ठीक है, लेकिन कोटेशन के हिसाब से ये बच्चन सिंह का मानना है। अगला कोटेशन है कि धर्म के वाह आडंबर का विरोध तो सभी सिद्धों ने किया, पर सरह के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था वह बाद में चलकर कबीर में ही सुनाई पड़ता है। अमूमन देखने में ये आता है कि जब आप हिंदी कविताओं को पढ़ेंगे, खासतौर से भक्ति काल में, तो बताया जाता है कि कबीर की जो भाषा शैली थी काफ़ी आक्रामक थी, उसमें आक्रोश था। लेकिन बच्चन सिंह बता रहे हैं कि इससे पहले ही सराहना का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई पड़ता है। किसका कथन है ये है बच्चन सिंह का। तो इसको इम्पोर्टेंट करके आप लिख सकते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई देता है। आगे लिखते हैं, वज्रयान से सहजयान आगे की मंजिल है, दूसरे शब्दों में सहजयान वज्रयान की सिद्धावस्था है। ये किसका कथन है? बच्चन सिंह। आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है कि पंडित होते हुए भी वे पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे, पंडिताई के बोझ को उतार उन्होंने एक किनारे रख दिया था। अब जब दूसरा इतिहास पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो उसमें जिक्र किया है कि सरापा ब्राह्मण जाति के थे और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो वर्तमान में जेएनयू से भी कई कदम आगे था, वहाँ के द्वारपाल ही जो भी प्रतियोगी छात्र रहते थे, कैंडिडेट्स रहते थे, उनका इंटरव्यू लिया करते थे और चयन सूची भी जारी कर देते थे। तो समझ जाए कि जो गेट कीपर थे वही इतने विद्वान थे, बाकी अंदर तो जाने पर ही पता चलता रहा होगा उस समय। ठीक है, फिर भी बच्चन सिंह कह रहे हैं कि पंडित होते हुए भी वे पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे, पंडिताई के बोझ को उतार उन्होंने एक किनारे रख दिया था। मतलब वो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव थे। और ये कोटेशन आप देख रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन पर जब मैं बातचीत कर रहा था तो उनके निबंध से लिया गया है। उनका मानना था कि पंडिताई एक बोझ है, लेकिन यहाँ पर बच्चन सिंह उससे प्रभावित होकर सरहप्पा से इसको उन्होंने जोड़ दिया है। रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई और चर्या पदों की अवहट्ट में। ठीक वैसे ही जैसे आप भक्ति काल पढ़ेंगे तो जैसे की अवधि ठेठ अवधि है, जबकि तुलसी की अवधि परिनिष्ठित मानक अवधि के अंतर्गत आती है, साहित्यिक अवधि के अंतर्गत। उसी तरह से यहाँ पर भी दोनों की रचना अपभ्रंश में और चर्या पदों की अवहट्ट में हुई। एक कोटेशन है नाथपंथियों को लेकर बच्चन सिंह का कि नाथपंथियों की एक नई जाति बन गई, ना हिंदू ना मुसलमान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए। आगे वो सधुकड़ी शब्द पर विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सधुकड़ी का अर्थ भाषा साधुत्व से हीन होना नहीं है। सधुकड़ी में खड़ी बोली के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का मिश्रण होता है। गोरख की सधुकड़ी एक प्रकार की और कबीर की दूसरे प्रकार की। हो सकता है कि इतना दूर तक का पूछ लिया जाए कोटेशन। ठीक है, इतना दूर का कि गोरख की सधुकड़ी एक प्रकार की और कबीर की सधुकड़ी दूसरे प्रकार की है। गोरख वाणी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है और कबीर की खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी और भोजपुरी है। ये सारे कथन जो हैं ये किसके हैं? बच्चन सिंह के हैं। इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर लीजिए। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चन सिंह कर रहे हैं कि स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं तो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर। समझ देख रहे हैं, यथार्थ और आदर्श।
स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य हैं, गुण दोष सहित हैं, उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, मतलब स्वयंभू को। और तुलसी के राम जो है आदर्शवादी हैं, ऐसा मानना है बच्चन सिंह का। और बाकी परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिए कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अगला कोटेशन है, स्वयंभू असाधारण कवि हैं, उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघ जाल की तरह व्यापक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये परीक्षा में पूछ लिया जाए कि किसका कथन है। उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघ जाल की तरह व्यापक है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं स्वयंभू के बारे में। अगला कोटेशन है पुष्पदंत के बारे में। कहना है कि पुष्पदंत का स्वभाव भी अक्खड़ था और उनमें सांप्रदायिकता का अतिरिक्त आग्रह भी था। वे अपने को अभिमान मेरु कहते थे। पुष्पदंत जो कि स्वयंभू के बाद के कवि हैं, ये उनके अपेक्षा क्या थे, अक्खड़ थे और थोड़ा सा धार्मिक कट्टरता इनके अंदर ज़्यादा थी और एक खुद को अभिमान मेरु कहा करते थे। मेरु मतलब पर्वत, ठीक है। और पुष्पदंत ने कहा भी था, उन्होंने कहा था कि वाल्मीकि और व्यास ने लोगों को गुमराह किया है। अगला कोटेशन है, स्वयंभू की सहृदयता पुष्पदंत को नहीं मिली थी। ये माघ की तरह पंडित कवि थे जिसमें अलंकारिकता का प्राधान्य है। कथानक निर्माण में उन्होंने वक्ता श्रोता की शैली अपनाई। तो एक तरीके से ये पंक्तियाँ ठीक वैसे ही मिल रही हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव के बारे में लिखते हैं कि उन्हें कवि हृदय नहीं मिला था, वे सहृदय नहीं थे। ठीक वैसे ही बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि स्वयंभू की सहृदय नहीं थे, ऊपर बताया गया कि अक्खड़ थे वो। और कथानक निर्माण में उन्होंने वक्ता श्रोता मतलब कि संवाद शैली को उन्होंने अपनाया है। अगली जो हेडिंग दिया उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में, श्रृंगार और वीर दर्प काव्य, ठीक है। इसके अंतर्गत वो बात करते हैं कि पता नहीं किन कारणों से द्विवेदी जी संदेश राशक को आदिकाल में रखते हैं और हेमचंद को उसके बाहर रखते हैं। यहाँ पर द्विवेदी जी के इतिहास लेखन पर सवाल उठा रहे हैं बच्चन सिंह, तो इनका एक कोटेशन है, याद रखिए। रासो शब्द को लेकर काफ़ी आलोचकों में विवाद रहा है। तो बच्चन सिंह का मानना है कि रासो लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला हुआ प्रतीत होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। उनका मानना है कि विशल देव रासो एक विरह काव्य, विरह गीत काव्य है। और लिख रहे हैं कि इस छोटी सी पुस्तक को विशल देव ऐसे वीर रासो कहना खटकता है। मतलब वो इसको वीर रासो के अंतर्गत नहीं रखते हैं बल्कि विरह गीत काव्य मानते हैं। तो हो सकता है कि जिस हिसाब से कोटेशंस इस समय परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ये पूछा जाए कि किसका कथन है। आगे वो लिखते हैं कि संदेश रासक की तरह विशल देव रासो एक गेय काव्य है, मतलब गाने योग्य काव्य है। पृथ्वीराज रासो के बारे में चर्चा करते हुए लिख रहे हैं कि चंद का रासो पारंपरिक पैटर्न को ग्रहण करते हुए अपनी समग्रता में मौलिक है। अक्सर आप देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में पृथ्वीराज रासो की भी कह दिया था, लेकिन यहाँ पर बच्चन सिंह इसको अलग नज़रिए से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि पारंपरिक पैटर्न को ग्रहण करते हुए अपनी समग्रता में क्या है, मौलिक है। तो ये कोटेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। आगे लिखते हैं कि महाकाव्य की त्रासदी राजनीति की फलश्रुति और राजनीति की त्रासदी महाकाव्य की फलश्रुति है। तो ये भी कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। आगे वही बात फिर से दोहरा कर आ रही है कि पृथ्वीराज रासो का पैटर्न महाकाव्यात्मक है तो आला खंड का ज्ञात्मक है, ठीक है। तो हो सकता है कि इतना दूर ही कोटेशन पूछ लिया जाए कि ये किसका कथन है कि पृथ्वीराज रासो का पैटर्न महाकाव्यात्मक है तो आला खंड का ज्ञात्मक है। किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने, ठीक है। अगला इसमें अगली टॉपिक है प्राकृत पेंगलम और हिंदी कवि। इसमें लिखते हैं कि विद्यापति के बारे में उनका कहना है कि विद्यापति जौनपुर नहीं गए हुए थे। देखिए कैसे वो लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि विद्यापति जौनपुर कभी नहीं गए थे। यदि गए होते तो गोमती का उल्लेख अवश्य करते। बनारस का वर्णन करते समय यदि कोई गंगा को ही छोड़ दे तो बनारस का वर्णन नहीं हो सकता। गोमती के बिना जौनपुर की पहचान ही नहीं बनती। तो इसे ये पता चल रहा है कि जो जौनपुर है वो गोमती नदी के किनारे है। एक तो आपका जीएस भी तैयार हो रहा है। बाकी अब जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जाता है कि
विद्यापति जौनपुर में भी गए थे, शिव सिंह कौन उस दरबारी कवि थे, ठीक है, वहाँ पर। लेकिन उनकी रचनाओं में और वो तुलना कर रहे हैं कि अगर कोई बनारस में रहे और गंगा और अस्सी घाट की चर्चा न करे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आगे वो लिखते हैं कि जिस वर्णाश्रम धर्म की चिंता मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने की है, उसे विद्यापति के यहाँ भी देखा जा सकता है। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, ये कोटेशन है। तो एक तरीके से वर्णाश्रम पर चर्चा करते हुए वो इस विद्यापति की तुलना तुलसीदास से कर रहे हैं कि दोनों के यहाँ दिखाई पड़ती है। तो ये किसका कोटेशन है? ये बच्चन सिंह का है, ध्यान में रखिए। अगला है विद्यापति के बारे में ही कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खुजराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। उनके श्रृंगार में यौनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विवलता है, वियोग में स्मृतियों का संबल और भावुकतापूर्ण तन्मयता है। अक्सर आप जब इतिहास पढ़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं जैसा कोटेशन हमेशा आता रहता है, तो वहाँ से इस शब्द को लिया है उन्होंने। और बाकी अपना मत दिया कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य क्या है? श्रृंगारिक है। और बाकी चीज़ें लिखा है। सबसे मेन उनकी स्थापना है विद्यापति को लेके कि वे अपरूप के कवि हैं। आगे लिखते हैं कि विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवी है और न भक्तों की तरह दिव्य है, वे अपरूप के कवि हैं। हो सकता है कि इतना ही दूर पूछ लिया जाए कि किसका ये मानना है, तो सही जवाब है बच्चन सिंह। अब वो चंदायन पर चर्चा करते हुए मुल्ला दाऊद की रचना स्थापना है, उनकी मान्यता ऐसी। आगे लिखते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें न तो अपभ्रंश का व्याकरणिक ढांचा है और न कृत्रिम शब्दावली है। ये वर्ण रत्नाकर नाम की एक रचना, उसके बारे में चर्चा करते हुए इस कथन को लिख रहे हैं। यह कथन बच्चन सिंह का। और अंत में लिखते हैं कि जो हिंदी भक्ति काव्य ने जैन अपभ्रंश से छंद और शैली ग्रहण की, तो बौद्ध अपभ्रंश से कथ्य भी और शैली भी। तो आने वाले काल भक्ति काल के तरफ भी संकेत कर रहे हैं कि जो भक्ति कवि हैं उन्होंने जैन अपभ्रंश से छंद को ग्रहण किया, शैली को ग्रहण किया, और बौद्धों से क्या ग्रहण किया? कथ्य और शैली, ठीक है। तो जब हम भक्ति काल पर बात करेंगे तो देखेंगे कि ये उनकी बात कितनी सही है। बाकी हमने कोशिश की कि भूमिका से लेकर आदिकाल के अंदर बच्चन सिंह की जो भी मौलिक स्थापनाएं हैं उनको एक जगह संकलित किया जाए, ताकि आगामी परीक्षाओं में अगर सवाल पूछा जाए तो जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं उनका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि यह प्रयास आपको कैसा लगा और ये लेक्चर आपको सभी को कैसा लगा, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक